हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसका डेट 17/8/2022 वाला देखेंगे और इसमें हम लोग शिफ्ट 3 को कवर करेंगे। इसमें हम टोटल 20 प्रश्नों को देखते हैं। जैसा आपको पता होगा इसमें हम लोग सिर्फ जीके और करेंट अफेयर को देखते हैं और आपको लिए साइंस का भी एक सेपरेट वीडियो आप प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें हम लोग टोटल 25 साइंस के प्रश्नों को देख रहे हैं शिफ्ट वाइज। यहाँ पर भी जीके और करेंट का प्रश्न देख रहे हैं शिफ्ट वाइज। तो इसलिए आप लोग ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर देंगे। तो चलिए बिना विलंब की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो भारत का संसदीय स्वरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी इसी विशेषता के अनुसार भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में उष्णकटिबंधीय अभिसरण की दिशा क्या होती है? तो इसकी दिशा होती है दक्षिण की ओर। जो शीत ऋतु होती है उसमें अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की दिशा जो होती है दक्षिण की ओर होती है। और आपको मैं बताता चलूं कि ऐसा वीडियो जो होता है करेंट और जीके का ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर कोई नहीं कराया है। आप लोग के लिए आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको अंदाजा लग जाए। जो 20 प्रश्न आते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपका मेरिट बनता है। आप साइंस, रीजनिंग और मैथ से तो आप कट ऑफ तो पार कर जाएंगे, लेकिन जब मेरिट बनता है तो आपको जीके और करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप मेरिट को क्वालिफाई कर लेंगे। बस रिजल्ट लाकर मेडिकल में जाएंगे, फिजिकल में जाएंगे, लेकिन जब मेरिट बनेगा तो आप उसमें बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको करेंट और जीके दोनों कवर करना है। इसलिए ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको अंदाजा लग जाए कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, करेंट का प्रश्न कितने साल का पूछा जा रहा है और जीके कहाँ कहाँ से और किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका एक सहयोग बस आपका सब्सक्राइब है और हम लोग आप लोग को लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं। टोटल 99 शिफ्ट कराएंगे, उसके बाद और जो पिछले साल का ग्रुप डी हुआ है 2018 वाला उसका भी कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस हस्ती का पहचान कीजिए जिन्होंने खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो अवनी लेखेरा जो है 2022 का पद्मश्री पुरस्कार जीत चुकी है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के खाली स्थान के अनुसार की गई थी। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की गई थी। अभी इससे रिलेटेड सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न था कि पंचायती राज्यों में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो उसका आंसर हो जाएगा 1/3। टोटल सीट का 1/3 हिस्सा जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो ये भाषा तो काफ़ी लोगों द्वारा बोली जा रही है, 8%। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है जिसमें से बंगाली को लोग 8.03% लोग बोलते हैं और ये गणना जो है 2011 के अनुसार की गई है। अगला प्रश्न है, विच डे ऑफ द कैलेंडर ईयर इज एक्नॉलेज्ड एज रेयर डिजीज डे? रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित खाली स्थान के पहले अध्यक्ष थे। तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे, जो कि ये गदर पार्टी जो थी 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक स्थान है सैन फ्रांसिस्को में, वहां पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भकना को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पढ़ाई शिक्षालय का आरंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने पढ़ाई शिक्षालय का आरंभ किया है। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल ने अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष में मिला? तो ये 2020 में उनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था पहली बार। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उपनिषद में जो उप है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है निकटता, समीप। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? बताना है कि इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो एक्साइज टैक्स जो है यह एक प्रत्यक्ष टैक्स नहीं है, बाकी इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष टैक्स है। और एक्साइज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है।
अगला प्रश्न है, भारत में आम वर्षा यानी मैंगो 100 वर्ष की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म। ये गर्मियों के मौसम में मैंगो सावर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रति वर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था और उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने लगे हैं। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये प्रश्न देखिए कितना प्यारा है। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पैरा शूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो थे मनीष नरवाल, ये क्या थे? पैरा शूटर थे और इनको 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जानते थे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 तक स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक योगदान का कितना प्रतिशत दिया है? तो ये आपका 50% आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है वह कहलाती है? तो उसे हम संक कॉस्ट यानी विफल लागत कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पास्ट में खर्च की गई लागत जो इन्वेस्टमेंट किया गया था भविष्य में उसका वसूली नहीं किया जा सकता है, उसे हम विफल लागत कहते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख किया गया है, इनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? तो आपको बताना है नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान जो बांध बनाया गया था उसका एक लाभ बताना है। बांध निर्माण का एक लाभ है तो ये इसका लाभ था, ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। बांध का तो इसीलिए निर्माण किया जाता है ताकि पानी को स्टोर करके रखा जाए और सिंचाई के टाइम में उसको छोड़ा जाए और इससे हम बिजली का भी उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर हुए 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था? तो उसमें 4 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हुई। इसमें टोटल हमने 20 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।